नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज सबसे बड़ी खबर, मोदी की ईडी पर छापेमारी हुई। मोदी की ईडी पर छापेमारी आपको लग रहा होगा अतिशयोक्ति टाइप में, तो इसको आप अतिशयोक्ति अलंकार ही मान लो। ये मोदी की ईडी कहां कहां आपको नजर आती है? जहां जहां चुनाव होते हैं। चुनावी राज्य में ज्ञानेश कुमार की एंट्री तो समझ में आती है। वो जो करें, एसआईआर करें, सॉफ्टवेयर लावें, हार्डवेयर लावें, ईडी फट से उस राज्य में जाती है। और ईडी फिर क्या क्या करती है? कौन कौन विपक्ष के संभावित उम्मीदवार हैं, कौन कौन विपक्ष के फिनांसर हैं, जहां से उनको पैसा आएगा वो पाइपलाइन बंद करना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और हमारे 56 इंची वाले साहेब चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं, पूरी दुनिया में भूतो न भविष्य, अतीत में कभी नहीं हुआ है किसी भी देश में। जहां तानाशाही है वहां भी इतने हथकंडे नहीं अपनाए, और भविष्य में यकीन है कि कहीं और होगा भी नहीं, कहीं नहीं होगा। वहां सीबीआई एक्टिव होगी, ईडी एक्टिव होगी, इनकम टैक्स एक्टिव होगा, चुनाव आयोग एक्टिव होगा, वहां पर आईटी सेल एक्टिव होगा, वहां प्रोपोगेंडा ब्रिगेड एक्टिव होगा, वहां गोदी मीडिया एक्टिव होगी, वहां पर ये जो सड़क छाप छिछोरे हैं, लफंगई करते हैं झंडा ले लेके हाथ में, ये सब एक्टिव होंगे, सब एक्टिव हो जाते हैं। बंगाल में भी हुआ, ईडी की एंट्री हुई, ज्ञानेश का काम खत्म, ईडी का काम शुरू। ज्ञानेश कब हो गया करीब करीब खत्म, अब बाकी तो होगा आगे, जब शुरू होगा नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ईडी की एंट्री हो गई। लेकिन इस बार बयाना उल्टा पड़ गया। मोदी की ईडी फाइल चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई बकौल ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया है कि फाइल चुरा रहे थे ये, और आरोप ही नहीं लगाया, रंगे हाथों क्यों कह रहा हूं, वहां से निकल के फाइल दिखा दी पूरी दुनिया की, देखो फाइल यही चुरा रहे थे। और ये कौन करवा रहा था? अमित शाह, सीधा सा, और किसी को नहीं लपेटा, सीधा सा कि अमित शाह करवा रहे थे। सब कुछ कैमरे पर कैद हुआ। वो कैमरे के सामने ममता बनर्जी खुद ही छापेमारी के बाद, बेसिकली ममता बनर्जी का छापा था, ईडी अंदर थी और बाहर से ममता बनर्जी ने छापेमारी की। छापेमारी के बाद फाइलों के साथ बाहर आई, सब कुछ दिखा दिया। अब इसके अलावा कोई इसमें भूमिका नहीं, सीधा शुरू करते हैं, हेडलाइन लाइए और फिर ममता बनर्जी को सुनवाते हैं। आईपैक के दफ्तर पर ईडी का छापा। ये आईपैक जो है, ये चुनावी रणनीति बनाने वाली एक जो है कंपनी है। आप जानते हैं प्रशांत किशोर को, पहले ही वही करता धरता थे। प्रशांत किशोर अपना राजनीति में चले गए तो आईपैक अब प्रतीक जैन संभालते हैं। ये ममता बनर्जी के लिए स्लोगन, नारे, सारा काम, ये पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है और स्ट्रेटजी है, उस पर पूरा काम आईपैक करती है। तो आईपैक के दफ्तर में ईडी का छापा, रेड वाली जगह पहुंची ममता बनर्जी, बोली अमित शाह चुनाव से जीते बंगाल। चलिए आगे चलिए, ये लोग तो लिखने में बहुत सावधानी बरतते हैं ना। टीएमसी की स्ट्रेटजी बनाने वाली फर्म पर ईडी का छापा। ममता पहुंची, कहा मेरी पार्टी के दस्तावेज ले जा रहे हैं, क्या शाह का यही काम? ममता का कहना है कि प्रत्याशियों की जो सूची वगैरह भाई तैयारी चलती है ना, पूरा बना के रखा था स्ट्रेटजी, वही उठाने के लिए पहुंच गए। किस लिए? कि यहां पर आर्थिक जो है अनियमितता हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी पहुंच गई। बहुत बढ़िया। मतलब आप सोचो कि किसी पार्टी की राजनीतिक रणनीति जहां बनती है वहां छापा मार के फाइल ले आओ, कितना शानदार काम है। ये प्रत्याशी है, इनको उठवा लो। अब आगे क्या क्या होता, ममता बनर्जी तो यही कह रही है भाई। चलिए ममता को सुनाना शुरू करिए, दीदी पूरे फॉर्म में है, सुनाइए। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people.
more than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. अगला, इसमें सुन लिया होगा सब आपने। अभी बाकी फिर हिंदी में, क्योंकि लगातार चला देंगे तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। ये बहुत सारे इसमें वो है बयान। पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा भोटाल लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब हो। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट 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 सुनते। बीजेपी का 100 जॉब एजेंसीज वर्किंग हियर, hundreds of YouTube, Facebook, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और AI देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तो भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई, लोकतंत्र का पड़ा। चलिए नेक्स्ट लड़ाई सुनिएगा, गौर से सुनिए एक बात, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ो क्रिमिनल মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি, SIR এর নামে they have deleted more than 1.5 crore names. Even they gave notice to Amartya Sen, Nobel জয়ী. They have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. Dev, he is a renowned film star, #1 back from Bengal. They have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters name are being deleted. ऑडियो थोड़ा दबी हुई है इसमें, दीदी की ऑडियो दबी है थोड़ा। अगला, आवाज बुलंद रहनी चाहिए दीदी की। We are gentle, we are sober, we are cultural people. Bengal is the capital culture of India. लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। अब मैं सीधा चल रहा हूँ हेमंत भाई के पास, क्योंकि अभी बहुत चीजें हैं सुनवाने के लिए, लेकिन चलते हैं, फिर हम आएंगे और आपको उनको भी सुनवाएंगे, अधीर रंजन चौधरी साहब को, जो अभी मोदी से मिलने गए थे। और जब मोदी से मिलने गए थे तो खूब चर्चा हुई थी, जाकर के तो उन्होंने क्या कहा गॉड नोज, लेकिन बाहर आके कहे कि बंगालियों पर दूसरे प्रदेश में जो हिंसा हो रही है, मैं उस बारे में मिला। कांग्रेस पार्टी को क्या वो इन्फॉर्म करके गए थे प्रधानमंत्री से मिल? पार्टी का एक पार्टी लाइन होती है ना, अनुशासन होता है। गए प्रधानमंत्री जो अपने सांसद मिलने के लिए जिससे तरस जाते हैं, अधीर रंजन को टाइम दिया, बंगाल का चुनाव और मोदी और शाह का वो चरित्र जिसको पूरी दुनिया जान चुकी है, देख चुकी है। तो इतना आसानी से हजम नहीं होता है, गले से उतर जाता है, नहीं उतरता कि बंगाल के लोगों की हिंसा के खिलाफ गए थे बात करने मोदी जी से, और मोदी इनको बुला भी लिए कि आओ हमसे बात करो। आज तक
किसी पर अत्याचार हो रहा हो, उस पर मोदी से कोई बात करने के लिए अपॉइंटमेंट पा जाए तो बताओ जरा मुझको। हम भी देश में पत्रकारों बहुत अत्याचार हो रहा है, मिलना चाहते हैं मोदी से, चिट्ठी भेज दें ऑफिशियल, मिलेंगे हमसे। मैं देश भर में बताऊंगा पत्रकारों को कैसे आप लोगों ने पॉमेरियन में तब्दील कर दिया है। सुनेंगे मोदी? ये अधीर रंजन, इनके मंसूबों से सावधान रहे बंगाल वाले। खैर, हेमंत भाई, ये आज ममता बनर्जी, आज बयाना उल्टा हो गया क्या? ममता बनर्जी ने रेड कर दिया, अब पकड़ी गई फाइलें वाइलें सब लेके बाहर दिखा दिया ममता दीदी ने। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस चुनाव के अंदर सब कुछ होगा और उसका पहली पिक्चर आज आपने देख ली। जो हम पहले दिन से एक बात कह रहे, जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया उस दिन आपने बंगाल की चर्चा की थी, उस टाइम हमने यही बात की थी कि ममता बनर्जी इसको आखिरी ओवर तक नहीं लेके जाएंगी, आखिरी बॉल तक लेकर के जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये डबल इंजन गवर्नमेंट नहीं है, ये पायलट है डबल इंजन हेलीकॉप्टर के। यहाँ सिंगल इंजन है, यहाँ ममता बनर्जी जैसी फाइटर है सामने, और हेलीकॉप्टर भी उसी का है। जो ग्रास रूट पे जो चीजें हैं आज जो ईडी ने किया है उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं, ये तो शुरुआत है। देखिए, सबसे पहले कौन आया चुनाव में? जो इन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया ना आशीष भाई, उसको समझो। लोकसभा चुनाव से एन पहले इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए, सारे अकाउंट्स, चुनाव से एन पहले। और उसके बाद वो घूमते रहे इनकम टैक्स अपीलाइट अथॉरिटी से लेकर के सब जगह। उनको कहीं राहत मिली क्या? आपके खाते सील और आपको कह दिया बेटी की शादी करो। राजनीतिक पार्टी के लिए तो चुनाव शादी ही होता है, और क्या होता है? उनका काम कर दिया, वो घूमते रहे। एक दूसरा, आपने दिल्ली देखा, आपने झारखंड देखा। चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री दोनों अंदर, ठीक, सर्विंग मुख्यमंत्री। वो अलग बात है, वो बाद में छूट के आगे जो कुछ भी हुआ, लेकिन जो करना चाह रहे थे दिल्ली में कर दिया, झारखंड में नहीं हो पाया। सबसे पहले कौन जाता है चुनाव में? किसी भी स्टेट के अंदर चुनाव होता है, सबसे पहले राजीव अग्रवाल पहुंचा करते, ज्ञानेश गुप्ता पहुंचते आजकल, उसके बाद अमित शाह जी जाते हैं फीडबैक लेने के लिए, और फिर उनकी ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, बाकी एजेंसियां पहुंच जाती है। ईडी का तो नाम भी अब विपक्षी दल उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट ही कहने लगे एक तरीके से, एनफोर्समेंट डायरेक्टर तो वो कहते नहीं, अपोजिशन वाले। तो आशीष भाई, यहां जो कुछ भी है, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। और ये जिस व्यक्ति प्रतीक जैन के यहाँ छापा पड़ा है, ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये केवल आईपैक के डायरेक्टर नहीं है। ये आईपैक जो है, ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी वो है जो चुनावी रणनीतियां तय करती है तमाम राज्यों के अंदर। पहले बीजेपी की भी 2014 में जो सत्ता आई, उस समय भी प्रशांत किशोर मोदी जी के साथ ही थे। अब बिहार चुनाव से पहले उन्होंने आईपैक छोड़ दिया, तो प्रतीक जैन उसके डायरेक्टर है। और एक चीज मत भूलिएगा कि ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, उसकी जो आईटी सेल है, उसको भी हेड प्रतीक जैन ही करते हैं। यानी कि उनके पास पूरी की पूरे डेटा, उनके पास पूरी चुनावी रणनीति, सारे के सारे उनके पास जो भी फ्यूचर की जो प्लान्स हैं वो, प्लस जो कैंडिडेट संभावित हैं उन सब के बारे में पूरा ब्यौरा, ये सारी चीजें। और ये जो ममता बनर्जी को जो आपने देखा ना, हाथ में एक फाइल है, ये फाइल वो कथित तौर पर अंदर से लेकर के आई। प्रतीक जैन के घर पे जो रेड हो रही थी, तब उन्होंने खुद ये बताया कि ये फाइल मैं लेकर के आई हूं, और उसके अंदर वो दिखा रही थी हार्ड डिस्क और एक टेलीफोन भी। अब दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि ईडी और सीबीआई रेड कैसे करती है। जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत है नहीं, वहां तो इनकी पुलिस चली जाएगी, सारा अपना सुरक्षा दे देगी। चूंकि ममता बनर्जी की सिंगल इंजन गवर्नमेंट है, तो वहां पर ईडी के साथ कौन गया था? कोलकाता पुलिस नहीं गई, लोकल पुलिस नहीं, कौन गया था? पैरामिलिट्री। उसके बावजूद ममता बनर्जी सीधी मौके पर पहुंची। और अब तो आईटी सेल ने, जब से मैंने और आपने एक कार्यक्रम शुरू किया, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो आईटी सेल ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि उन्होंने वहां पर ईडी के कामकाज में बाधा डाली और कागज उठा के ले गई। तो मैं हैरान नहीं हूंगा, और आप भी मत होइएगा, शाम होते होते ममता बनर्जी के खिलाफ कोई पर्चा भी दर्ज कर दिया जाए, सरकारी ड्यूटी में बाधा डाल देगा। क्योंकि जिस तरीके से आईटी सेल एक्टिव हुई है, जिस तरीके से भाजपा के नेता एक्टिव हुए, उसको देख लीजिएगा। ये अभी जो आपने सीन दिखाया, पहला सीन था प्रतीक जैन के घर का, और जो दूसरी बाइट आपने दिखाई हिंदी वाली, वो है प्रतीक जैन के ऑफिस की, जो तृणमूल का आईटी सेल भी है, आईटी सेल का स्टेट ऑफिस है। तो आपने आईटी सेल पे रेड कर दी, सारे के सारे कागज दस्तावेज जो भी कुछ है, कैंपेन प्लान, कैंपेन की जो भी सारी चीजें हैं, जो उनका डेटा है कंस्टिट्यूएंसी वाइज, किस किस तरीके की क्या कास्ट कॉम्बिनेशन, सब कुछ होता है,
सारा ऑफिस के अंदर। तो वो कुछ वो ले गई है, क्या रह गया है वो तो अब तृणमूल वाले बता सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे कुछ भी अप्रत्याशित लगा। अभी तो ये पहला पार्ट है। कहा क्या गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो कोल घोटाले की थी, प्लस परीक्षाओं की जो फर्जी नियुक्ति पत्र थे, उन सब की जांच की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये रेड हुई थी। अभी ये है। अभी हो सकता है चुनाव की घोषणा से पहले तमाम रेड हो, चुनाव की घोषणा के बाद भी रेड हो सकती है। कोई नहीं रोक रहा इनको। इनके किसी एक्शन को रोकने वाली इस देश में कोई संस्था नहीं है, माफ कीजिएगा दुर्भाग्य से। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? जिन जिन को टारगेट किया जाएगा, तृणमूल के लोगों को बीजेपी में आने के लिए या जो भी खेल करने के लिए, वो सारे अगले निशाने पे होंगे। किसी के यहाँ रेड दिखेगी आपको, किसी के यहाँ टेलीफोन कॉल्स दिखेंगी, जैसा करते हैं किसी भी स्टेट में चुनाव से पहले। आपको पता है किस तरह की चीजें की जाती है। कुछ लोग पार्टी छोड़ेंगे, कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो सारा खेल का भी चरण शुरू होना है। ये तो सेकंड चरण है। पहले चरण के अंदर आपने देखा ज्ञानेश गुप्ता पहुंचे थे, नया सॉफ्टवेयर ले आए, एक बटन दबाते ही 1,31,00,000 वोट डाउटफुल। उसी सॉफ्टवेयर का दूसरा बटन दबाया तो वो 95 लाख रह गए। और हालत ये है कि जो सबसे बड़े बंगाल की जो पूरी दुनिया के अंदर जो शान के प्रतीक है, अमर्त्य सेन साहब, नोबेल लॉरेट, उनको भी डाउटफुल, 92 साल का व्यक्ति, उसको भी तलब कर लिया। बाद में कहते हैं कि नहीं वैसे चला गया, स्पेलिंग का इशू था। भाई साहब, जब सारा काम आपने किया ही मैकेनिकली है, तो कंप्यूटर को क्या पता कि अमर्त्य सेन है या आशीष चित्रंशी या हेमंत अत्री? पहले तमीज से कर लेते आप। क्यों इस देश की बद पिटवा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? मतलब सारा भारत रत्न है वो, अमर्त्य सेन भारत रत्न है। हाँ, नोबेल लॉरेट है, उम्र 92 साल। हाँ जी। उनको ज्ञानेश गुप्ता नोटिस दे रहे हैं, समझ लीजिए। सामी को नोटिस दे रहे हैं, तमाम पता नहीं जो भी तमाम कारण। तो ये जो चीजें हैं, अभी तो आप ये एक देख रहे हैं कि आईटी सेल इनके जैन के यहाँ रेड हुई। अभी तो बहुत ये शुरुआत है। ईडी तो अब अपने एक्शन में आई है। अमित शाह जी 3 दिन पूरा फीडबैक लेके गए होंगे कंस्टिट्यूंसी वाइज सारा, क्योंकि वो चाणक्य है उनके। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी पहुंची है, इसको भी एक नई शुरुआत मानिएगा आप। और ये वही चीज है जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि ये केजरीवाल की तरह नहीं है कि चुनाव हारे और घर बैठ गए। उनको चुनाव से पहले पता था कि उनके साथ क्या खेल होने वाला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये नाम काटे जा रहे हैं, ये नाम जोड़े जा रहे हैं नई दिल्ली में। हमने तभी कहा था कि ये चुनाव हारेंगे। चुनाव हारे वो, लेकिन उसके बाद घर बैठ गए। देखा आपने, तमाम सारा कैबिनेट हार गया। ऐसे ही झारखंड में कोशिश की मुख्यमंत्री को पकड़ा, वो कुदरती जीत गए। बिहार के अंदर आपने जो खेल देखा, महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ खेल देखा, हरियाणा में जो खेल देखा, मध्य प्रदेश में जो खेल देखा, उस खेल को दोहराने की फिराक में थे ये एसआईआर के जरिए। वो बंगाल में ममता ने पकड़ लिया, और ममता ने तो सबसे पहले पकड़ा था। अगर आपको ध्यान है, दिल्ली चुनाव के समय उन्होंने वो पूरा पैटर्न पकड़ा था कि हरियाणा के वोटर बंगाल की लिस्ट में कैसे। और पहली बार, मैं आपको याद दिला रहा हूं, पहली बार चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ गड़बड़ है और हम इसको 2 महीने में ठीक करेंगे। याद है ना आपको? अब वो 2 महीने हुए कि नहीं उनके? 6 महीने तो हो चुके उस बात, 8 महीने हो गए। वो ठीक हुए कि नहीं, वो ज्ञानेश गुप्ता जाने। क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता ठीक करने के लिए नहीं आए हैं, वो कुछ और करने के लिए आए, किसी की सत्ता सुनिश्चित करने के लिए आए। तो ममता बनर्जी ने इनको हर कदम पे पकड़ा है, चाहे डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स हो, दूसरी स्टेट के वोटर्स हो, आज रेड करते हुए ईडी को पकड़ा है। अभी बहुत लड़ाई चलने वाली है, ये केवल शुरुआत है। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ममता विल फाइट इट आउट टिल द लास्ट बॉल, नॉट द लास्ट ओवर। और ये चुनाव ममता के लिए भी और इस देश के लोकतंत्र के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो हरियाणा में किया, जो बिहार में किया, अगर बंगाल में भी कर दिया, तो फिर आप मान करके चलिएगा कि लोकतंत्र का समापन हो गया है। वन पार्टी वन नेशन का जो 100 साल का सपना था एक एनजीओ का, उसको साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं ये। चाहे उसमें ज्ञानेश गुप्ता हो, उससे पहले राजीव अग्रवाल हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जिसका भी रोल हो। और सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं, उनकी हालत आपको पता ही है एसआईआर को लेकर। उसमें हर बार ज्ञान दिया जाता है, उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे तो फिर कह दीजिए कि सब ठीक हो रहा है। क्यों लटकाए फिर? केस कम हो जाएंगे, अच्छी बात। वहां तो बातें छोड़ दो आप, वहां पूरा गीता पाठ करके कहते हैं दुर्योधन जिंदाबाद। वो अब मतलब एक लाइन बताओ सुप्रीम कोर्ट की स्थिति, पूरा गीता पाठ करेंगे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ये समझाया वो समझाया, ऊपर हनुमान जी बैठ के सुन रहे थे, और आखिर में कहते हैं दुर्योधन जिंदाबाद, बस खत्म। मैं एक एग्जाम्पल और लाता हूँ, खबर से दूर चलते हैं, अमेरिका।
अमेरिका की एक घटना हुई है, हो सकता है ये घटना अमेरिका में बहुत बड़ा परिवर्तन भी ले आवे, क्योंकि आपको याद होगा वो ब्लैक लाइव्स मैटर करके मैटर्स एक आंदोलन चला था, पूरा अमेरिका हिल गया था। मिनियापोलिस एक जो है स्टेट है वहां पर, छोटा सा बाकी के मुकाबले, वहां पर मिनियापोलिस में एक महिला को एक्साइज और कस्टम जो है वहां पर एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट, उसने घेरा, वो गाड़ी आगे बढ़ा दी, उसको गोली मार दिया, मर गई वो महिला। अमेरिका पूरा हिला हुआ है, और वो भी एजेंसी अमेरिका की एजेंसी है, कस्टम और एक्साइज और कस्टम जो है डिपार्टमेंट है अमेरिका की एजेंसी है। मैं एजेंसी की वजह से ये खबर लाया हूं, ईडी। एक चूक मिनियापोलिस के गवर्नर को, मेयर को मैंने सुना, मिनियापोलिस शहर के मैंने मेयर को सुना हुआ बता रहा हूं, पढ़ा हुआ नहीं। उसने वो लैंग्वेज तो हम बोल भी नहीं सकते जो लैंग्वेज वहां पर बोल देते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिन शब्द को हमारे यहाँ गाली बोली जाती है, वो शब्द बोल करके और जो है एक्साइज और कस्टम को मिनियापोलिस से बाहर निकाल दिया, एजेंसी को बाहर निकाल दिया कि 1 मिनट अब यहाँ पे नहीं रह सकते मिनियापोलिस में। और गालियां, मतलब जो हमारे यहाँ गाली कहा जाता है वो बोलते हैं। वो क्लिप आप सुनिएगा हेमंत भाई, और दर्शकों से भी कहता हूँ सुन लीजिए निकाल कर। यहां पर ईडी है, एक एजेंसी है हमारी, इस ईडी को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अगर फिर मैं थोड़ा सा शब्दों को अपने ढील दे दूं तो कुत्ता बना दिया इसको। इतना बेइज्जत संसार में होड़ है दो लोगों में, ईडी और उसके मालिक में होड़ है कि ज्यादा बेइज्जत कौन होता है। संसार में शायद ही कोई ईडी से ज्यादा बेइज्जत होने वाली एजेंसी हो पूरे संसार में, इससे ज्यादा बेइज्जत होने वाली। जिसे जिसे इसने 5-5 महीने 6-6 महीने जेल में रखा, साल भर जेल में रखा, सब में अदालत में जजों ने इसको दुत्कारा फटकारा। हालांकि हुआ कुछ नहीं, इसका बाल नहीं बांका हुआ, बस उतने तक था वो कि भगवत गीता पढ़े, दुर्योधन जिंदाबाद। तो उसके बावजूद इस एजेंसी पर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, किस लिए है? ऐसी एजेंसियों को जो सरकार के लिए शूटर की भूमिका में हैं, इन पर क्यों काबू नहीं किया जाता, क्यों नहीं इनको रोका जाता? ये बेसिकली जो है शूटर ही तो है, सरकार के लिए शूटर का काम ये सब कर रहा है। और एक बार नहीं, हेमंत सोरेन के मामले में नंगे हुए, ये जो है मनीष सिसोदिया केजरीवाल के मामले में हुए, अनिल देशमुख के मामले में हुए, एक जगह पे है। जितने पॉलिटिकल और कन्विक्शन रेट पे तो आप मतलब कल्पना ही न करो, वैसा कन्विक्शन रेट। एजेंसी है कि क्या है, बस इनको दौड़ा दिया जाता है, जैसे कहते हैं ना हु, अब वो छोड़ दिया, रस्सी हाथ से छोड़ दी, ये जाके काट लेते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट को ये जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह को बाहर निकालने का और कैद करने की बात कर रहे हैं, उनसे पहले इन्हें काबू करना चाहिए। ये ज्यादा काट रहे हैं, ये लोकतंत्र को दांत, इनका दांत लोकतंत्र पे लग रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी पे बात कर रहा हूं स्टेट में, इनके दांत इस लोकतंत्र को जख्मी कर रहे हैं, ये ईडी जैसे एजेंसियों को। और कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है कि 14 सुई लगवा करके बच जाए, लोकतंत्र को रेबीज हो जाएगा अगर ये सब खुला घूमेंगे तो। अब लाइए जरा अधीर रंजन को सुनवाइए, लाइए अधीर रंजन को सुनवाइए। देखिए, बंगाल में ये जो आईपैक की जो बात कही जा रही है, इनका काम ये है कि सत्तारूढ़ टीएमसी को किसी हालत में चुनाव में जिताना, और इसके लिए ये हर हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार भी है, सलाह भी देते हैं। मान लीजिए यही सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी की एआर्स है ना, आईज है, नाक भी है, कान भी है। इनकी बदौलत ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है। और ये जो आईपैक से चुनाव ही नहीं लड़ते। टीएमसी पार्टी की जो सारे संगठन है ना, संगठन में कौन कौन पद पे बैठेगी, कौन कहां के नेता होगी, इसके लिए बोली लगाई जाती है। और ये बोली लगाने में ये लोग शामिल होते हैं। और इसमें जो पैसा मतलब ये उसूला जाते हैं, ये सारे पैसा सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तर में पहुंचा देते हैं और उससे इनका हिस्सा ले लेते हैं।
यही है आईपैक की असलियत। तो ये इसके खिलाफ क्या मतलब कंप्लेंट्स है, क्या शिकायत है, मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ताज्जुब लग रहा है। एक कॉर्पोरेट एंटिटी है आईपैक, उनके हुआ कोई छापा मारते जा रहे हैं। ममता बनर्जी इतना क्यों चंचल हो रहा है, बेचैन क्यों हो रही है? इतना बेचैनी के कारण क्या है? जबकि ईडी सीबीआई से आईपैक वाले ही नहीं बल्कि कलकत्ता और देश में कहीं कहीं जगह ये छानबीन करते हैं, और वो भी बिना कोई बजाय विपक्ष को दबाने, मतलब विपक्ष को डराने के लिए। और खासकर हमारे पार्टी के नेतागण की दफ्तर में, घर में भी पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं हर बात कहते हैं ईडी नहीं है, इडियट है। ये सत्तारूढ़ पार्टी की बातों में चलते हैं, उनकी इशारे पे चलते हैं। तो ममता बनर्जी की उसी समय कोई उनको बुरा नहीं लगे, लेकिन आज जब एक कॉर्पोरेट दफ्तर में हमला किए गए तब सब कुछ उनको बुरा लगने लगे। इसके पीछे कोई राज तो है। और ये आईपैक यहां तक पहुंचते हैं मुझे हराने के लिए। इनकी सलाह से ही हमारे लोकसभा में दंगा फैले गए थे, और दंगा फैलाते हुए हिंदुओं को डराने के लिए इन्होंने बयान बनाए दिए थे। इस बयान के ऊपर वहां के सत्तारूढ़ पार्टी के जो एमएलए वो ये भाषण देने लगी कि 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है, अगर चाहे सब हिंदू का मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। और वही वीडियो लेकर हिंदू गांव गांव पहुंचे और कहने लगे हिंदू लामबंद हो जाओ। मकसद एक ही थी, अधीर चौधरी को हराना। मैं तो हार गए, उसको वो तो अलग बात है, लेकिन वहां के माहौल इस तरीके की तनावपूर्ण, ये आईपैक की आदेश पे, उनकी सलाह पे ही सत्तारूढ़ पार्टी किए थे। और ये अभी सत्तारूढ़ पार्टी की एमएलए खुद स्वीकारते हैं। संयोग से यही बात अभी सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए खुद स्वीकारते हैं, जिसके जरिए ये सारे काम किए गए थे। तो यही है आईपैक की इतिहास। देखिए, कई चीजें, बहुत सारी चीज पे दर्शकों को शायद ध्यान न जाए। किस घटना पर किसका रिएक्शन लेने के लिए एजेंसियां जाती हैं, यह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि आज की तारीख में कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं होता है, सब कुछ हरी इच्छा से हो रहा है। मतलब एक स्क्रिप्ट होती है, फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो तत्काल किसका रिएक्शन लो। अब सोचिए आप कि इस पर और किसी का रिएक्शन आने से पहले मैं जब चेक किया तो पहला रिएक्शन अधीर रंजन का। अधीर रंजन राजनीति से करीब करीब से एकदम हाशिए पर है, लेकिन रिएक्शन अधीर रंजन करता है। अधीर रंजन इस रिएक्शन में ईडी को थोड़ा सा वो लेते हुए कि हमारी पार्टी के भी नेताओं छापेमारी करते हैं, लेकिन ईडी पर की छापेमारी पर ममता बनर्जी क्यों खड़ी हुई, इस पर आपत्ति जताते हैं। और आखिर होते होते आपने सुना कि इनकी पार्टी सी आईपैक ने मुझे हराने के लिए हिंदुओं को डराया था। ये भी पॉइंट नोट करिएगा, हिंदुओं को डराया था। कांग्रेसी तो कभी हिंदुओं को डराया था, मुसलमानों को डराया था, कभी नहीं बतियाते। कांग्रेसी तभी बतियाते हैं जब उनका कहीं पावर, किसी और पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ गया हो, तभी बतियाते हैं। हेमंत भाई, आशीष भाई अभी मिल के आए थे, ये आपको ध्यान नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। तो ये जो भाषा है ये उसी की कंटिन्यूटी में, इसमें कुछ भी गंभीर मुतमा नहीं है। और जो इंडिया एयरलाइंस को अगर टूटने का कोई सबसे बड़ा खतरा है बंगाल के अंदर, तो यही तो आदमी है। अपने पल्ले कुछ है नहीं, कांग्रेस के पल्ले कुछ छोड़ना नहीं। तो ये कांग्रेस, आप सोचिए, ये आदमी लोकसभा में विपक्ष का नेता रहा है। उससे बड़ा भाई, आप एक बात है, ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लोकसभा में विपक्ष के नेता से बड़ा क्या पद दे सकते थे वो इनको? और उसके बावजूद भी ये आदमी मोदी से मिलकर आता है। अभी मिला रिसेंटली, कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। और अब इंडिया अलायंस में जो ममता बनर्जी सहयोगी है, उनके यहां चुनाव की शुरुआत हो रही है, ईडी पहुंच गई है, और ये आदमी एक तरीके से ममता पर सवाल कर रहा है। इसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। ये, और आपने ये बहुत सही पकड़ा कि किससे कौन सा बाइट लेना है, कब लेना है, सबसे पहले एजेंसी कहां जाएंगी, वो भी दिल्ली से डिक्टेट किया जाता है। ठीक, ये अपने आप में एक बड़ी रोचक चीज है, जो नई चीज। आपने 2 दिन पहले देखा, ट्रंप जब इनका सम्मान कर रहे थे पूरा अमेरिका में खड़े होके, वो 2 पता नहीं कहां के लफंडर आपने पकड़ के दिखाए थे कि वो पता नहीं कौन सी संस्था के क्या है, वो जिनका कोई वास्ता नहीं, इनको अमेरिका का नहीं पता, वो ज्ञान दे रहे थे भारत अमेरिका के संबंधों के ऊपर। तो ये नए भारत के अंदर ये सारी चीजें हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि आज से बंगाल के चुनावी महाभारत का, चुनाव की घोषणा होती रहेगी, कोई खास बात नहीं है। ईडी के आने का मतलब यही होता है कि चुनाव की औपचारिक घोषणा हो गई है। अब यहां से ऑनवर्ड्स जो भी कार्यक्रम होगा वो देखे जाएंगे। ईडी कैसे एक्टिव होती है, सीबीआई का क्या रोल रहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां कहां पहुंचता है, ये मान करके चलिएगा। वो सारा ऑपरेशन आज से शुरू हो गया, ऑपरेशन बंगाल। ममता इस पूरे खेल को कैसे सामना करती है, एक बात मान करके चलिएगा, वही बात यह है कि अगर ममता के लिए भी लड़ाई सर्वाइवल की है, क्योंकि उनके पास एक बंगाली स्टेट है, बाकी स्टेट्स में तो उनका कोई लंबा चौड़ा है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को वो यहां इतना सब होने के बावजूद भी अगर चुनाव में पटकनी दे देती है, तो निश्चित तौर पे वो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी और सबसे दमदार नेता के तौर पे स्थापित होंगी। इसमें कोई शक मत मानिएगा, क्योंकि शरद पवार वगैरह का सबका पता लग गया आपको, कौन कहां कहां किस किस के तार है क्या है। तो शी इज द ओनली वन जो मतलब इस जो दिल्ली गुजराती लॉबी है इसका उपचार करने में सक्षम है। इसकी जो दम निकलेगा अगली चौथी बार जब सीएम बनेगी, तो अपने आप में वो अद्भुत होगा देखना कि नारी शक्ति अकेले सिंगल हैंडेडली एक महिला ने पहले लेफ्ट को निपटाया और फिर राइट को निपटाया। ये अपने आप में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बंगाल का चुनाव डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं, इसका एक बहुत बड़ा पैरामीटर होने जा रहा है। बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं हेमंत भाई, द ओनली ये पैरामीटर, आखिरी अंतिम अंतिम टेस्ट है। इसके बाद जैसे कहते हैं ना कि प्रयोग जो है खत्म हो जाना, सफलतापूर्वक कोई भी प्रयोग होता है तो दो ही होता है कि प्रयोग सफलतापूर्वक समाप्त हुआ या प्रयोग असफल हो गए। तो यही तय होगा कि लोकतंत्र के खात्मे का जो प्रयोग चल रहा है 11 साल से, वो सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे साहेब, या उसको पूरा पूरा उनका लेबोरेटरी में जितना उनका सब है फ्लास्क फ्लास्क सब तोड़ ताड़ के खत्म कर देगी ममता दीदी। यही देखना है यहाँ के बाद। और कोई इसके बाद आपको लोकतंत्र पर जो है मंथन और चिंतन करने के लिए, बिहार अगर बंगाल में जीती भाजपा तो फिर लोकतंत्र पर मंथन करें, चिंतन करें, लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए, मजबूती के लिए, ये सब ढकोसला अब सब खत्म हो जाएगा, कोई फिर चर्चा नहीं होगी। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।